अवधपुरी में देखो शालीग्राम पधारे हैं सिया संग, सिया संग। इसमें भी आपको एक जगह आहा एक जगह ओ करना है, क्योंकि गाने में है कि प्रतीक्षारत थे सारे मगर जब राम पधारे, करे हम दर्शन कैसे, करे हम दर्शन कैसे, भरे थे नयन हमारे। आंखों की गंगा यमुना से चरण पखारे हैं सिया संग राम पधारे, सिया संग राम पधारे हैं। कोई हलवा बनवाए, हलवे पे तो हाथ करो, कोई हलवा बनवाए तो कोई खीर बनाए। मैं इस एक पंक्ति को ये चिराग भाई, चिराग मुझसे उम्र में थोड़े छोटे लेकिन कविता में बहुत बड़े हैं। चिराग भाई पिछले 1 महीना से मैंने ये गीत बहुत सुनाया है, 1.5-2 महीने से, 22 जनवरी से। इसमें एक पंक्ति को लोग पकड़ नहीं पाते हैं और आज तुम बैठे तो मुझे लगता है पकड़ोगे कि कोई हलवा बनवाए तो कोई खीर बनाए। आज शबरी भी सोचे, आज शबरी भी सोचे कि 56 भोग लगाए। भंडारी के लिए सजे देखो भंडारे हैं सिया संग राम पधारे, सिया संग राम पधारे, सिया संग राम पधारे। जिन्हें विश्वास राम पर, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो 22 तारीख को अपने घरों में नाच रहे हैं और आपकी ताली से आ से वहां से मुझे पता चल जाएगा कि जिन्हें विश्वास राम पर उन्हें तो राम मिल गए, जिन्हें शंका थी राम पर उन्हें परिणाम मिल गए। न्यायालय से जीत महासंग्राम पधारे हैं सिया संग राम पधारे हैं। बन गया मंदिर बरुमान, आनंद बहुत अद्भुत प्रयोग है कि बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। वहीं बना है जहां तना था राम लला का टेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। पीछे वालों आप भी बजाओ। बन गया मंदिर परमानेंट, कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट, कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। राम लला की कसम निभा दी देखो 100% बन गया मंदिर परमानेंट। राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट। अगली पंक्ति में झूम के समर्थन करना कि राम विरोधी जितने नेता हैं मेंटल पेशेंट। ट्रीटमेंट होगा 24 में देकर उन्हें करंट। मंदिर परमानेंट पागल करता है इलाज तो देना चाहिए था आपको। अरे ट्रीटमेंट होगा 24 में देकर उन्हें करंट, बन गया मंदिर परमानेंट। और इशारे की भाषा आखिरी पे कविता सुनाऊंगा एक। ज्ञान वापी में पूजा होगी आया है जजमेंट, ज्ञान वापी में पूजा होगी आया है जजमेंट। और मथुरा के भी जमा हो गए कोर्ट में डॉक्यूमेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मन दिया। एक बार भरपूर तालियां बजाएं। हमें थकान निकाल, लेकिन एक जरूरी कविता सुनाता हूँ जो इन दिनों मेरे मिशन की कविता है। 2 बेटियों का पिता होने के नाते ये कवि वो कवि है जो लिखता है कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। ये पापा की परियां पापा की खातिर यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं। कोई बेटियों के लिए बाप से बड़ा कोई हीरो नहीं है। और एक बात बोलूं, बाप के लिए बेटियों से बड़ी कोई निधि भी नहीं है। ईश्वर ने हमारी झोली में पता ये बेटियां क्यों सौंपी हैं। आपके पास जो सबसे कीमती चीज होगी आप उसको किसी व्यक्ति को कब
सौंपेंगे जब उस पर पूरा विश्वास होगा कि इस अनमोल निधि को ये संभाल के रखने लायक व्यक्ति है। ये बेटियां ईश्वर की वही निधियां हैं और हम उनके ईश्वर के सबसे भरोसेमंद लोग हैं जिनकी झोलियों में ये बेटियां ईश्वर हैं। एक कविता सुन लीजिएगा। इन दिनों जो सबसे बड़ा जहर हमारे आपके घरों में है, रानी पद्मावती का नाम आपने सबने सुना होगा। एक बार खिलजी ने देखा था यूं आईने में, एक बार। नतीजा ये निकला कि 16,000 रानियों को जौहर करना पड़ा था। ये मोबाइल वही आईना है, ये वही आईना है। आप 1 साल 2 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल तक की महिला को ले लीजिए, 2 साल के लड़के से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग को ले लीजिए, उनको ये भी नहीं पता है कि इसमें क्या कंटेंट डाला जाना चाहिए, क्या चीज नहीं डालनी चाहिए। और एक बार अगर 3 सेकंड देख लिया तो फिर एल्गोरिदम में आने के बाद आपके पास वो आएगा जो आपको किसी कीमत पे नहीं देखना चाहिए। इस सदन में कितने लोग बैठे हैं नहीं पता, बाहर कितने लोग हल्ला कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इसकी एक पंक्ति भी चूक गए तो मेरी ये पूरी यात्रा जो आज के कवि सम्मेलन की थी कहीं असफल हो जाएगी। सुन लीजिएगा, मैं कविता सुना कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। यही समझता कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल जैसे तुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। आगे बहुत कम दिया। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते हैं, जिसके चक्कर में दिल्ली सरकार उसके फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। ये लिखने के बाद मैं भी हंसा था, आदरणीय जोगी जी। ये हम सब कवियों के सबसे एक आदर्श कवि हैं। मैं भी लिखने के बाद दादा बहुत हंसा इसको, लेकिन फिर मैंने गंभीरता से सोचा, हम अपने परिवार में ही हैं, समझ लीजिए हम इस बड़े परिवार में हैं। ये कविताएं लिखता हूं तो पहले अपने घर में सुनाता हूं, छोटे परिवार में, फिर बड़े परिवार में आपके में सुनाता। मैं लिखने के बाद हंसा, फिर सोचा इस मोबाइल ने कितना उम्र का लिहाज खत्म कर दिया ना। 12 साल का बच्चा 40 से 45 से 50 साल की महिला की ऐसी ऐसी वीडियोस देख रहा है, ऐसी ऐसी रीलें देख रहा है जो नहीं देखनी चाहिए। उसको ये भी नहीं पता कि वो उसके माँ की उम्र की औरत है। 80 साल 70 साल 65 साल के बुजुर्ग 15 16 18 20 22 साल की लड़कियों की ऐसी अभद्र रीलें देख रहे हैं जो नहीं देखनी चाहिए, जबकि वो तो जानते नहीं कि हमारी नातन से भी छोटी है। ये उम्र का लिहाज खत्म कर दिया उसने। तब मुझे कविता लिखी। ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए, ना जाने कितने
ना जाने उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लगाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल में कविता ने टर्न ले लिया है। मेरे काव्य पाठ के आखिरी 2-3 अंतरे हैं। एक जिम्मेदार कवि होने के नाते ये सत्य घटना आपको सुना रहा हूँ। आपने भी पढ़ी सुनी होगी, लेकिन कहने की हिम्मत मैं करता हूँ। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। सच्चाई कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, या तो एक आदमी भी ताली मत बजाइएगा और लगे कि इस कवि ने सच दिखाया है, सच कहा है, तो फिर एक हाथ की तालियां रोकिएगा मत। आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ, समर्थन मांगता हूँ। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। बहुत वाह। उसको मैं अभी जबलपुर से आया हूँ तो एक रिपोर्ट लिखवाता हुआ आया हूँ भैया। मैं जिस स्कूल में गया था बताऊंगा मैं आपको व्यक्तिगत बात में। आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं अब भी रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं अब भी रील बनाती है। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वो लड़की फिर अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। अब बाप क्या कहे, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। पूरी कविता में कविता की एकमात्र पंक्ति आशीष मंच का मांगता हूँ। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। तालियां कम मत दीजिए, समर्थन मांग रहा हूँ मैं आपसे बड़े विचार। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील पर। बहुत धन्यवाद। एक बार भरपूर तालियां बजा दें। तो कैसी संवेदना की कविता करुणा तक लाए उस कविता से और एक संदेश देकर गए। यहाँ बड़ी संख्या में बेटियां भी हैं, पिता भी हैं, महिलाएं भी हैं, और सच में कवि जो देखता है वो लिखता है। समाज ऐसा ही होता जा रहा है। बहुत बधाई सुदीप जी, ठाके भी खूब दिए आपने और संदेश भी दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग कहते थे प्रसाद साहब कि अगर तन को स्वस्थ रखना है तो आपको एक दिन का उपवास रखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में उपवास की परंपरा है। एक दिन का उपवास आपके तन को स्वस्थ रखता है। लेकिन अब वो दौर आ गया है कि आपको एक दिन फिजिकल उपवास रखना चाहिए, तो तन को स्वस्थ रखने के लिए, तो मन के स्वास्थ्य के लिए एक दिन का डिजिटल उपवास भी आपको हफ्ते में रखना।
बहुत जरूरी है। दूसरे देशों में इतने मानसिक रोगी होने लग गए हैं, घर घर में मानसिक रोगी आ गए। मोबाइल स्क्रीन देखते देखते कितना नुकसान हो रहा है, ये समाज कब समझेगा। कवि की नजर उस पर भी है। एक बार और तालियां बजाइए। और जो भी यहाँ बेटियों के पिता बैठे हैं, ये गलती कहें या जरूरत कहें, आवश्यकता कहें, करनी तो सबको पड़ती है, लेकिन ये सावधानी भी रखनी चाहिए। कविताएं हमें क्या क्या सिखाती हैं। एक एक कविता देर तक सोचने को विवश कर देती है। सबरी के बारे में सुनाया, क्या अद्भुत किरदार था, कितनी बड़ी प्रतीक्षा थी। राम का मतलब ही है प्रतीक्षाओं का फल। जिसने प्रतीक्षा की उसी को राम मिले। 6 वर्ष की उम्र थी जब वो ऋषि के आश्रम में आई थी शबरी, और 86 साल की उम्र थी जब भगवान राम उसकी कुटिया में गए थे। 80 साल की प्रतीक्षा थी शबरी। और वो बेर जो शबरी ने चक्कर भगवान राम को खिलाए, बाद में वही बेर भगवान शिव ने अपने सर पर धारण कर लिया। शिव की पूजा उस बेर से होती है शिवरात्रि पर। तो कविताओं में कितनी दूर तक संदेश होते हैं। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है। बहुत चालाक है दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है। न चिड़िया की कमाई है, न कारोबार है उसका, वो अपने हौसले से आबोदाना ढूंढ लेती है। ये हौसले हमें कविताएं देती हैं, ऐसे कार्यक्रम देते हैं जो आपने यहाँ करवाया है। मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ। वो बहुत समृद्ध कवि है, बहुत समर्थ कवि है और बहुत नई सोच का कवि है, बहुत मीठा कवि है। आपने अगर एक भी गीत उसका मन से सुन लिया तो बहुत देर तक वो आपके दिलों में मिश्री सा घुलता रहेगा। आप एक गीत नहीं सुनेंगे, फिर उससे एक नहीं, 2 नहीं, 4 गीत भी सुनने की इच्छा रखेंगे। एक ऐसा कवि जो आप उसका मोह नहीं त्याग पाएंगे, लगेगा एक और सुननी चाहिए कविता। मैं बात करता हूँ भाई गजेंद्र प्रियांशु की, जो इस नए दौर में नई पीढ़ी की एक आमद है। चिराग जैन भी उनमें है, सुधीर भाई भी हैं। गजेंद्र प्रियांशु बाराबंकी से हमारे बीच हैं। ये थकी हुई तालियां ये न कहें कि आप अगले कवि को उस ऊर्जा से नहीं सुन पाएंगे। एक बार भरपूर तालियां बजाएं हमारी इस दौर के बहुत तेजस्वी गीतकार के लिए। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सबको। आप कविता सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंच के समृद्ध कवि हैं, आपने सबको बहुत अच्छा सुना है। मुझे आशा है आप मुझे भी थोड़ी देर सुन लेंगे। मैं प्रेम का कवि हूं और प्रेम के अलावा मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूं। और बहुत छोटे से गांव में मेरा लालन पालन हुआ, तो मेरी ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई। और ये सब लोग बौद्धिक कवि हैं, दिमाग से लिखते हैं, हम दिल से लिखते हैं। इनको सुनने के लिए आपको कान चाहिए होते हैं और हमें सुनने के लिए आपका दिल चाहिए होता है। तो आप मुझे बता दें कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। हिंदी कविता की अपनी समृद्ध परंपरा है। 4 काल हैं हिंदी के, आदिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल से लेकर प्रेम की धारा शुरू हुई। भक्तिकाल की 2 धारा थी, सगुण निर्गुण। तो निर्गुण धारा के जो कवि थे उन्होंने संयोग और वियोग पक्ष का वर्णन किया, जिसमें संयोग में था कि प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता था और वियोग में प्रेमी प्रेमिका के विरह का वर्णन होता था। नागमती राजा रत्नसेन की पत्नी थी, वो सिंघल द्वीप चला जाता है पद्मावती को लेने। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय शाखा के बड़े कवि हैं, वो लिखते हैं, नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा, नागर काह नारी बस परा, सोई मोर पिय मोसो हरा। वो कहते हैं कि मेरा पति चला गया है और वो किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है। ये सदियों की अवधारणा आज भी विराजमान है। अगर पति 10 दिन घर से बाहर है तो पत्नियों का सीधा आरोप है कि किसी कलमुही के चक्कर में पड़ा होगा। तो वो पुरानी बात है। नई धारणा में अगर पुरानी पहले, हाँ हमारे यहाँ तमाम आप सब लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब जानते हैं, उत्तर भारत के लोक गीतों में ये चर्चा होती है कि पति परदेश जाता है तो वहाँ स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाता है। आपने विदेशिया सुना होगा भिखारी ठाकुर का, जिसमें वो लिखते हैं कि बेरिया में बरजी बलमुआ हो, मत जा पुरुबवा के देश। पुरुबवा का देश मतलब कलकत्ता। पहले कलकत्ता लोग जाते थे कमाने। कि बेरिया में बरजी बलमुआ हो,
मत जा पूर्ववा के देश, पूर्व के देशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलम्बा, मत जा पूर्ववा के देश। भिखारी ठाकुर का है, जो लोग पढ़े हैं तो उन्होंने जाना होगा, वो बहुत बड़े कवि थे भिखारी जी। मैं उनको प्रणाम करके ये पंक्तियां निवेदित करता हूँ। आप सबको मालूम है कि बंगाल में ना तो जादूगरनियां हैं और ना जादू वादू होता है। अब अगर पति गायब है तो कहाँ गया? तो हम नए कवियों को कहना चाहिए, तो हम एक तरह से कवि कम है, कविता के मिस्त्री ज्यादा है, पुरानी कविताएं ठीक करते हैं नए तरीके से। तो ये 4 पंक्तियां सुनना। पति बाहर है, पत्नी कहती है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। मैंने कहा था दिल से सुनो, ये लोग क्या इतना दिमाग, अब आप आए हो कवि सम्मेलन सुनने, हंसने मुस्कुराने, आपको टेंशन दे दिया कि मोबाइल न दो लड़कियों को, ये न दो वो। मतलब इधर से सोचते वो सौरभ भाई हमारे आए कि संभल में हमारे ये है, हमारे वो है, हमारे वो, हम जैसे उसर में पैदा हुए क्या? हमारे यहाँ भी सब कुछ है, लेकिन आप आनंद के लिए आए हो तो आनंद करके जाओ, दिमाग लगा के मत जाओ। दिमाग लगा दोगे तो फिर अब दिन भर आप मशीनों में फटकते हो, रात में यहाँ ये टेंशन लेके जाओ, आपकी जिंदगी खराब करते हो। आनंद में जाओ कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। अच्छा, हमारी कविता में हम जो कहते हैं वो आपको समझना नहीं है, हम जो नहीं कहते हैं वो समझना है। जैसे गुड़ को गोबर समझो, गोबर को गुड़ समझो, समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो नहीं समझना है, जो नहीं कह रहे हैं वो समझना है। हम कहेंगे वही जो आपको समझना है, पर उस तरह नहीं कहेंगे कि आप समझ जाएंगे हम क्या कह रहे हैं। कवि कम है, आदमी ज्यादा है, आदमी कम कवि ज्यादा है। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आदमी बड़ा साथ की तालियां कमाई। पत्नी कह रही है कि चले आओ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये सुंदर सा कवि सम्मेलन है, टेंशन में आप बिता दोगे, कल फिर आपको मशीनों में खटना है, तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। पत्नी कहती चले आओ, वरना ये सुहावना मौसम है, होली का है, इस समय देखे बसंत है, तो घर में रहने का समय है, और ऐसे में कोई परदेसी बाहर है तो घर अच्छा नहीं लगता। पत्नी कहती चले आओ, वरना की रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। आप कितना बढ़िया सुन रहे हैं। पत्नी कहती चले आओ, वरना मैं भी